केमिकल काइनेटिक्स में सेकंड लेक्चर जो है इसमें आप देखोगे बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग दी केमिकल रेट ऑफ रिएक्शन। पिछले में आपने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन आपके रिएक्टेंट के घटने से और प्रोडक्ट के बढ़ने से किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड थे। उसके कुछ 4-5 अपने न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस भी देखे, एक्सप्रेशन भी बनाया। अब आप बात करोगे कौन कौन से फैक्टरों पे आपकी स्पीड ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड करेगी या इनवर्सली डिपेंडेंट रहेगी। तो आपके पास कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है आपके पास, दूसरा नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है, प्रेजेंस ऑफ लाइट और आपके पास रेडिएशंस है, फिफ्थ सरफेस एरिया है और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम है। तो इससे पहले आपको ये पता तो हो या तो कि रिएक्शन हो कैसे रही है। रिएक्शन हो रही है भाई, आपके जो रिएक्टेंट हैं वो रेंडमली घूम रहे हैं। जब एक सफिशिएंट एनर्जी के साथ रेंडमली घूमते घूमते एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो पुराने वाले जो उनके बीच के बॉन्ड हैं वो टूट जाएंगे और नए वाले बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे। ये ऐसे तो होती है कभी भी केमिकल रिएक्शन। तो पुराने बॉन्ड ब्रेक होंगे, नए वाले बॉन्ड फॉर्म होंगे और आपके पास इस टाइप से रिएक्शन होती जाएगी। अब आप ही बताओ, अगर आपके पास रिएक्टेंट 10 थे, 10 टक्कर मारेंगे, लेकिन आपने बढ़ा के रिएक्टेंट अगर 100 कर दिए तो, अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ा दी तो ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे, वेसल उतनी ही है तो ज़्यादा टक्कर की प्रोबेबिलिटी होगी भाई। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, हाँ है ना। तो सीधी सी बात है, सबसे पहला फैक्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ आपकी रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन दी कंसंट्रेशन ऑफ दी रिएक्टेंट। अगर बढ़ी तो स्पीड भी बढ़ेगी, अगर ये घटी तो स्पीड भी आपके पास से घट जाएगी। दूसरा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आपके जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनकी नेचर कैसी है। यहाँ पे नेचर से मतलब है बेटा बॉन्ड स्ट्रेंथ से। आपने देख लिया पिछले लेक्चर में कि बॉन्ड बनने के लिए पुराने बॉन्ड टूटने चाहिए। पुराने बॉन्ड अगर स्ट्रोंग वे, ऐसे वे जो आपके पास स्ट्रोंगली एक दूसरे से एलिमेंट बॉन्डेड है, कोई भी फोर्स ऐसा उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या ऐसा बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड जिसको तोड़ना आपके लिए बहुत मुश्किल है, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, तो वैसी बात है रिएक्शन स्लो होगी। और अगर वो बॉन्ड वीक है, इंटरेक्शंस हैं या एक्वस के अंदर ही आपने आयनिक रिएक्शंस करा दी तो आपके पास पहली स्टेप तो करानी नहीं पड़ी, सीधा दूसरी स्टेप होगी, दैट इज बॉन्ड की फॉर्मेशन। रिएक्शन के दो हिस्से थे ना, बॉन्ड क्लीवेज और बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड क्लीवेज अगर ज़्यादा एनर्जी डिमांड कर रही है तो ऑब्वियसली बात है आपके पास रिएक्शन स्लो होगी, और बॉन्ड क्लीवेज अगर एनर्जी की डिमांड कम कर रही है तो आपके पास रिएक्शन फास्ट होगी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि नेचर डिफाइन करते हैं बॉन्ड को। अगर आपकी रिएक्टेंट की एनर्जी या रिएक्टेंट का बॉन्ड डिफाइन करोगे तो रिएक्टेंट का जो बॉन्ड है वो अगर स्ट्रोंग है तो आपकी जो रेट है वो लो होगी, वो आपके स्लो रिएक्शन में काउंट होगी। और अगर आपके रिएक्टेंट का बॉन्ड वीक है तो आपके पास रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। प्रोडक्ट में एग्जैक्ट उल्टा चलेगा बेटा जी। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, अरे कैटलिस्ट का काम ही क्या है? कैटलिस्ट का काम ही स्पीड को घटाना या बढ़ाना। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपकी कैटलिस्ट के नेचर पे भी डायरेक्टली डिपेंडेंट होगी। अगर कोई पॉजिटिव कैटलिस्ट है जिसका काम स्पीड बढ़ाने का है तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, अगर नेगेटिव कैटलिस्ट है तो वो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को घटाएगा। बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद लाइट एंड रेडिएशन। बेटा जी लाइट या रेडिएशन या जो रेज हैं वो भी आपके पास एक कैटलिस्ट की तरह ही बहुत सारी रिएक्शनों में काम करती है। बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सुने हुए, जैसे भाई डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 है, किसके अंदर? H2 एंड O2 के अंदर। उसमें आपके पास जो सनलाइट है या लाइट है वो एज ए कैटलिस्ट काम करती है। फोटोसिंथेसिस ही देख लो, फोटोसिंथेसिस के अंदर भी जो सनलाइट है वो एज ए कैटलिस्ट आपके पास काम में आती है, उसके बिना प्रोसेस हो ही नहीं सकती। तो बेटा जी ऐसी रिएक्शनों में आपके पास रेडिएशंस या लाइट जितनी ज़्यादा एनर्जी की होंगी उतनी ही रिएक्शन आपके पास फास्ट होगी। तो ये भी एज ए कैटलिस्ट आपके पास वर्क करती है। कुछ बुक्स में बहुत अच्छे एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, जैसे कोई रखा है कि भाई यूवी रेज एज ए कैटलिस्ट यूज होती हैं, वो रिएक्शंस कराती हैं, इंफ्रारेड नहीं कराती। क्यों? क्योंकि यूवी रेज आपके पास हाई एनर्जी की है तो भाई वो रिएक्शन करा सकती है, स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट की तरह काम करती है। जबकि इंफ्रारेड की जो रेडिएशंस की एनर्जी है वो काफ़ी लो है, काफ़ी लो है, तो वो एज ए कैटलिस्ट वहाँ पे काम कर ही नहीं पाती, नहीं कर पाती तो रिएक्शंस नहीं कराती। तो ये भी आपके पास इस टॉपिक को समझने का एक सिंपल सा मेथड हो सकता है आपके पास। अगला सरफेस एरिया, ये तो आजकल आप बहुत देख रहे हो भाई, ह्यूमिडिटी का मौसम है, नहाने के बाद अगर आपने अपना टॉवल जो है वो बिल्कुल क्रम्बल्ड फॉर्म में
आपने पुट कर दिया कहीं पे, उसको आपने अच्छे से स्प्रेड करके अगर आपने उसको नहीं सुखाया है तो आप देखोगे सुबह से शाम तक वो ऑलमोस्ट वैसे ही जैसे सुबह वेट फॉर्म में छोड़ के गए थे वैसा ही है। क्यों? क्योंकि भाई इस टाइम पर वैसे ही आपकी इवेपोरेशन की स्पीड काफ़ी कम है। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जैसे जैसे आप कपड़ों को स्प्रेड करते हो तो वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती है और आपके कपड़े उतनी ही जल्दी सूखते हैं। अगर आप उनको क्रम्बल्ड फॉर्म में ऐसे ही इधर उधर रख देते हो तो भाई वो आपके पास उतने ही लेट इवेपोरेट होता है पानी और उतनी लेट सूखती है। और भी एग्जाम्पल देख सकते हो भाई, एक लकड़ी ले लो, मान लो यही आपके पास एक लकड़ी है जो मार्कर है, आपने इसको जलाओ तो पहले वो बाहर वाली लेयर जलेगी, फर्दर अंदर वाली लेयर, देन फर्दर और अंदर वाली लेयर, तो काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन इसी लकड़ी को आपने चॉप कर दिया बिल्कुल स्मॉल फाइन पीसेज में, पाउडर्ड फॉर्म में आपने इसको ले आए, फिर इसको जलाओ, अमाउंट तो उतना ही है, वेट तो उतना ही है, लेकिन आप देखोगे पहले वाली में और सेकंड वाले केस में सेकंड वाला केस बहुत जल्दी जल जाएगा, बुरादा तो 1 सेकंड में जाएगा। सो सरफेस एरिया किस में ज़्यादा था? जब आपने इसके पार्टिकल्स को बहुत फाइनली डिवाइड कर दिया था, बुरादे की फॉर्म में आप ले आए थे। तो दैट इज दी भाई सरफेस एरिया से भी रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंडेंट होगी। मोर सरफेस एरिया implies more rate of a reaction, implies more is the rate of a reaction। सिक्स्थ है आपके पास टेम्परेचर। टेम्परेचर पे भी आपकी रिएक्शंस काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इवन ये कहा जाता है, ये एक्सपेरिमेंटली डिफाइंड भी ऑलमोस्ट, कि एवरी 10 डिग्री राइज जो है, क्या बेटा जी, एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज रेट बाई 2 टाइम्स, इंक्रीजेज रेट बाई 2 टाइम्स। मान लो कोई रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपके पास 10 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर मान लो 40 थी भाई, 40 मोल पर सेकेंड इनवर्स, तो 20 डिग्री के ऊपर कितनी हो जाएगी? ऑब्वियस बात है डबल हो जाएगी, तो ऑलमोस्ट कितनी हो जाएगी? 80। 30 डिग्री पे क्या हो जाएगी? इसका भी डबल हो जाएगा आपके पास 160, है ना। तो हर 10 डिग्री राइज के ऊपर आपकी रिएक्शन ट्वाइस हो जाती है, डबल हो जाती है आपकी प्रीवियस रेट ऑफ रिएक्शन से। यहाँ से कई बार बहुत सिंपल से कम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए, जैसे बता दिया कि किसी रिएक्शन के अंदर पहले टेम्परेचर था बेटा जी 273 केल्विन और फिर बढ़ा के उन्होंने कर दिया 323 केल्विन। इस टाइम पर जो रेट थी वो थी आपके पास k टाइम्स, ठीक है जी। तो बताओ इस टाइम पर आपकी रेट जो है वो कितनी होगी? तो यहाँ स्टूडेंट बड़े ज़बरदस्त कैलकुलेशंस करते हैं, पता नहीं आंसर देख के डिराइव करते हैं। उनका दिमाग चलता है कि यहाँ से यहाँ तक का टेम्परेचर का चेंज कितना हो गया, अप्रोक्सीमेटली 50। हर 10 डिग्री में राइज कितना हो रहा था? 2 टाइम्स, है ना। तो 50 में आपके पास कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स इंटू में 5 टाइम्स, 10 टाइम्स। ये जादुई मैथ कहाँ से होता है आज तक समझ में नहीं आया। इस चीज़ को थोड़ा सा शांति से समझो भाई। आपके पास जस्ट सोच के देखो, 273 इंटू 73 से 283 पे आपकी रेट कितनी हो जाएगी बेटा जी? 2K। फिर 283 से आपके पास 293 पे हो जाएगी 2K का भी ट्वाइस। आपके पास 293 से 303 केल्विन पे ये 2K इंटू 2 का भी ट्वाइस हो जाएगा। आपके पास 303 से 313 पे ये 2K का भी ट्वाइस का भी ट्वाइस का भी ट्वाइस हो जाएगा। और आपके पास 313 से 323 से क्या बन जाएगा? 2K इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 2। तो आप चेक कर पा रहे हो ये क्या बन गया? 2⁻1 इंटू में इनिशियल रेट, ये क्या बन गया? 2⁻2 इंटू में इनिशियल रेट, ये क्या बन गया? 2⁻3 इंटू में इनिशियल रेट एंड सो ऑन। तो बेटा जी एक चीज़ का ध्यान रखोगे, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि कितने 10 के इंटरवल्स बने हैं। इन दिस क्वेश्चन यू फाइंड देयर आर 5 इंटरवल्स, बिकॉज 50 डिग्री का आपके पास या 50 टेम्परेचर यूनिट्स का डिफरेंस है। हर 10 डिग्री यूनिट में आपके पास फ़र्क कितना पड़ रहा है बेटा जी? हर 10 डिग्री में फ़र्क पड़ रहा है आपके पास ट्वाइस का। तो आप चेक करो कितने इंटरवल हैं। इंटरवल आपके पास n है, तो आपके पास रेट कितनी हो जाएगी? 2⁻n इंटू में इनिशियल रेट। इस फैक्टर पे प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। तो इस केस में जब टेम्परेचर आपके पास इनिशियली 273 था तो रेट थी K, तो 323 के ऊपर ये कितनी हो जाएगी? 10K नहीं होगी बेटा जी, बिल्कुल भी नहीं होगी। कितनी होगी? 2⁻, इंटरवल कितनी है? 5 मल्टीप्लाइड बाई इनिशियल रेट कितनी थी? K, तो इट विल बिकम 32 इंटू में K। कैलकुलेट कर लेना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, वही होगा ना जी। 2 2 4 2 8 2 16 is to 32K। प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान देना, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। अब जब आपने फैक्टर्स अफेक्टिंग देख लिए हैं, अब आप आओगे रेट के ऊपर।
अब तक आपने बात की कि रेट थी क्या, केमिकल काइनेटिक्स क्या था, लेकिन आपने अब तक रेट निकालने का कोई पर्टिकुलर लॉ या कोई पर्टिकुलर मेथड फाइंड आउट नहीं किया है। इसी को डिफाइन करने के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करने के लिए एक सिंपल सा लॉ जो आप पहले ही कर चुके हो उसका यूज किया गया था, और वो था बेटा आपके पास लॉ ऑफ मास एक्शन। यहां से आपके पास शुरुआत हुई। सबसे पहले आपको क्या यूज किया गया, लॉ ऑफ मास एक्शन। केमिकल इक्विलिब्रियम में पहले पढ़ा हुआ है बेटा, डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल भी। तो केमिकल इक्विलिब्रियम ने ये तो समझाया था, रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट ईच रेज़ टू पावर देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। थोड़ा सा लंबा हो गया, सेट। देखो मान लो कोई भी रिएक्शन है बेटा, आपके पास NH3 का डिसोसिएशन कर देते हैं। NH3 क्या हो जाएगा भाई आपके पास N2 प्लस में 3H2। तो जो आपके पास लॉ ऑफ मास एक्शन था उसने कहा द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन है, सिर्फ अमोनिया। तो अमोनिया की कंसंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट रेज़ टू पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है ना। ऐसे ही मान लो आपके पास एक रिएक्शन दे देते हैं बेटा, कोई भी ले लो, जैसे H2 प्लस O2 गिव्स यू H2। एक रिएक्शन है, बैलेंस कर लो भाई, 2H2 प्लस O2 गिव्स यू ट्वाइस ऑफ H2। अब कहीं भाई इसका रेट कैसे डिफाइन करोगे, तो साइंटिस्टों ने लॉ ऑफ मास एक्शन की मदद ली और कहा द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई करना है किसको, H2 एंड O2 को, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ईच रेज़ टू पावर द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। H2 का 1 और O2 का H2 का 2 सॉरी और O2 का 1 हो जाएगा जी। उसी चीज़ को तो डिफाइन किया है। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या था, इट इज़ दी, लिख सकते हैं बेटा जी, इट इज़ डिफाइंड एज दी मल्टीप्लीकेशन of concentration of reactants each raised to power their stoichiometric coefficients, जो भी उनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उनकी पावर्स। बन गया जी लॉ ऑफ मास एक्शन। अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो ऑब्वियस बात है कांस्टेंट आएगा, तो रेट क्या हो जाएगा आपके पास, K इंटू concentration of reactant raised to power stoichiometric coefficient multiply by concentration reactant raised to power stoichiometric coefficient। और ये जो proportionality constant आया K, इसका नाम क्या रखा बेटा जी, रेट कांस्टेंट। इसका क्या नाम रख दिया हमने, रेट कांस्टेंट, या फिर एक और नाम दिया हमने इसको, क्योंकि स्पीड के बारे में डिफाइन करा था तो इसका नाम क्या रख दिया हमने, वेलोसिटी कांस्टेंट। और बोर्ड तो तीसरे नाम से पूछता है क्वेश्चन, वो कहता है कि भाई डिफाइन स्पेसिफिक रेट। तो K के 3 नाम हैं आपके पास, रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट, ठीक है जी। तो आपके पास ये था रेट कांस्टेंट। अब क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है डिफाइन K, रेट कांस्टेंट को डिफाइन करो। तो बहुत सिंपल है बेटा, कई बार समझाया, जिसको भी डिफाइन करना होता है पुट इट सामने वाले के बराबर पुट करो उसको, ठीक है जी। और जो भी कुछ बच गया है वट एवर इट इज, इस सारे को एक बना दो, ठीक है। पहले भी समझाया था, जिसको डिफाइन करना हो उसको सामने वाले के इक्वल पुट कीजिए, जो कुछ बच गया उसको आप एक बना दीजिए, तो यहां पे बन जाएगा K इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ ए रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टिंग स्पीसीज इज यूनिटी या इज 1। हो जाएगा ना जी। एक बार फिर से सुन लीजिए और आप खुद लिखेंगे, मैं नहीं लिख रहा बोर्ड के, क्या, K specific rate is defined as the rate of a reaction when concentration of the reacting species is unity, या आप लिख सकते हो concentration of reacting species is 1। हो गया जी, K हो गया बिल्कुल। अब यहीं से जब हो ही रहा है तो एक छोटी सी बात और, ये जो K है ये क्या है, रेट कांस्टेंट है, और भाई K के साथ आपकी रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंडेंट है। भाई साहब अगर K की वैल्यू बढ़ती है तो स्पीड भी बढ़ेगी, लेकिन अगर K की वैल्यू घटी तो स्पीड भी घटेगी। तो पहला पॉइंट K की कैरेक्टरिस्टिक लगा लो, या आपके लिए इंफॉर्मेशन, क्या, K इज द मेजर ऑफ द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की स्पीड की मेजरमेंट है, ये बताता है कि भाई ज़्यादा स्पीड है या कम स्पीड है, पॉइंट 1। सेकेंड, K जो है वो इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। K इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, असर्शन रीजन में बहुत उलझाया जाता है। यहां से
रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है और रेट के पे डिपेंडेंट है। बिल्कुल है भाई, हमने प्रूव किया है, पिछले फैक्टर्स में डिफाइन किया था, इसी वीडियो में डिफाइन किया है कि भाई आपके पास जो रेट है वो कोलाइडिंग स्पीसीज यानी कि रिएक्टेंट की अमाउंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट करती है। डायरेक्टली बढ़ाओगे तो रेट बढ़ेगी, और रेट के ऊपर भी डायरेक्टली डिपेंडेंट है। के बढ़ा तो रेट ज़्यादा, के घटा तो रेट कम। लेकिन के जो है वो रिएक्टेंट के घटने बढ़ने से इम्पैक्टेड नहीं होता, इफेक्टेड नहीं होता, वो सेम रहेगा बेटा। आप रिएक्टेंट को डबल करो, ट्रिपल करो या एडजस्ट कर दो, उस पर रिएक्टेंट के घटने बढ़ने का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो इम्पैक्ट किसका होगा? के है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होगा, के की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होगी आपके पास है टेम्परेचर से। टेम्परेचर बढ़ेगा तो बेटा जी के की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, और टेम्परेचर घटेगा तो के की वैल्यू भी आपके पास है डिक्रीज करेगी। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट के? इट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, या रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द के। सेकेंड, के इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उससे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से इसके वैल्यू पे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। और थर्ड, इट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो के की वैल्यू भी बढ़ेगी, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो के की वैल्यू भी घटेगी। दैट्स इट। तो यहाँ से आपके पास एक पहला लॉ बन के आ गया है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन बनाते हैं जिसके थ्रू इसको समझाने की कोशिश करते हैं। दैट इज ए प्लस बी गिव्स यू आपके पास सी कैपिटल सी डी कैपिटल डी। तो आपको कहा जाए भाई रेट किसकी डिपेंडेंट होगी, तो आपको रेट इज इक्वल टू के इंटू ए रेस टू पावर ए इंटू में बी रेस टू पावर बी। यही होना चाहिए भाई लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से, बिल्कुल होना चाहिए। तो भाई अब आपने अगर किसी भी रिएक्शन में रेट कांस्टेंट का पता लगा लिया, कैसे भी लगा सकते हो भाई, तो रिएक्टेंट तो आपने खुद सिस्टम के अंदर डाले थे, और रेट के लिए ये जो पावर्स आई हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं जिनको आप, वो पावर्स आप रिएक्शन को बैलेंस करके वैसे पता कर लोगे। तो आप आराम से किसी भी रिएक्शन की स्पीड बता सकते हो। क्या आपको सिर्फ के का पता होना चाहिए जो एक कांस्टेंट है। अगर के का आपको पता है तो आप रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ा के या घटा के स्पीड के बारे में पता कर सकते हो। जब ऐसा किया तो साइंटिस्ट काफ़ी टाइम तक खुश भी रहे, क्योंकि भाई उनको रेट पता चल गई। लेकिन अब गड़बड़ाई, कुछ रिएक्शनों पे ये एक्सप्रेशन टोटली एप्लीकेबल था, लेकिन कुछ रिएक्शनों में ये जो एक्सप्रेशन था ये एप्लीकेबल नहीं था। तो ये जो लॉ हमने बनाया, ऑब्वियस सी बात है ये तो आपका फेल हो गया है जी, क्योंकि लॉ तो एक आधे एक्सेप्शन चल सकते हैं, लेकिन कुछ पे एप्लीकेबल है कुछ पे नहीं है। इट मीन्स इट इज़ अ फेल्ड एक्सप्रेशन। और उसी चीज़ को ठीक करने के लिए बताया गया कि एक्चुअली में आपकी जो केमिकल रिएक्शन है वो बेटा जी दो टाइप की होती हैं। एक ऐसी रिएक्शन दोज आर सिंपल, और एक ऐसी दोज आर कॉम्प्लेक्स। सिंपल रिएक्शंस को एक और नाम दिया गया एलिमेंट्री रिएक्शंस, और ये वो रिएक्शंस है विच गेट कंप्लीटेड इन अ सिंगल स्टेप। व्हाट आर एलिमेंट्री रिएक्शंस या व्हाट आर सिंपल रिएक्शंस? Those reactions which get completed in a single step, जिसमें रिएक्टेंट से सीधा क्या बन जाता है, प्रोडक्ट। Where what are complex reactions? Those reactions which requires multiple steps to get completed. ये वो रिएक्शन है जो एक स्टेप में ना होकर मल्टीपल स्टेप्स में पूरी होती है। जैसे एग्जाम्पल देखो, मान लो भाई H2 + O2 इसकी रिएक्शन कराई और एक ही स्टेप में कंप्लीट होगी, सीधा इसने पानी बना दिया भाई, तो आप क्या कहोगे, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन है। और इस पे लॉ ऑफ मास एक्शन आपका अप्लाई होगा। अप्लाई तो कर दोनों पे होगा, लेकिन लॉ ऑफ मास एक्शन जो स्पीड बताएगा वो स्पीड आपकी रियल स्पीड होगी। लेकिन मान लो आपके पास एक कंपाउंड है N2 + O2, इन दोनों से आपको बनाना है भाई N2O5। तो आपने देखा सीधा N2O5 नहीं बना, पहले क्या हुआ, N2 + O2 दोनों ने मिलकर क्या बनाया, NO। ठीक है, बैलेंसिंग कर लेना। उसके बाद जो NO था उसने आपके O2 के साथ रिएक्शन की और क्या बनाया, N2O5। बैलेंसिंग कर लेना बेटा जी इसकी आप। तो ये हो गया आपके पास 2 और यहाँ से आपको चाहिए 3। ठीक है जी। तो मान लो आपके पास इस टाइप से रिएक्शन हुई, इसको फिर कंप्लीट बैलेंस कर लेना बेटा जी आप। क्लियर? तो आप देखोगे कि डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बना आपके पास, पहले एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना और उस इंटरमीडिएट ने फर्दर आपके रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके मेन प्रोडक्ट बनाया। तो ऐसी रिएक्शन जो एक स्टेप में ना होकर 2 या उससे भी ज़्यादा स्टेप्स में पूरी होती हैं, ऐसी रिएक्शंस बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन।
और कॉम्प्लेक्स रिएक्शनों में जो स्पीड निकल के आती है और जो रियल स्पीड है, इनकी एक्सपेरिमेंटल स्पीड और ये जो थ्योरेटिकल स्पीड है वो वेरी करती है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि भाई आपका जो लॉ ऑफ मास एक्शन था वो आपके लिए एक एग्जैक्ट लॉ नहीं है। और यहीं से आपके पास एक नई चीज़ आई, और वो जो नई चीज़ आई बेटा वो क्या आई बेटा? रेट लॉ। क्या आई? रेट लॉ। साइंटिस्टों की एक बड़ी अच्छी आदत है, वो सिर्फ अच्छी चीज़ें उठा लेते हैं और ख़राब चीज़ों को ओमिट करते चलते हैं, और वहाँ पे भी उन्होंने यही किया। उन्होंने कहा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट कौन था भाई? ए और बी। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट each raised to power some coefficient which are derived experimentally. Each raised to power some coefficient which are derived experimentally. मतलब भाई मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो होगी, लेकिन अब की बार जो कोफिशिएंट है, जो पावर्स में गए हैं, एक्सपोनेंट है, वो एक्सपोनेंट आपके पास एक्सपेरिमेंट से डिराइव होंगे, ना कि आपके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होंगे। ठीक है जी। और फर्दर उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई हो सकता है ये जो एक्सपोनेंट है ये आपके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो भी जाएं और ना भी हो, लेकिन ये बात आप नहीं, एक्सपेरिमेंट बताएगा। और इसके बाद रेट वाले एक्सप्रेशन के बाद आपकी रिएक्शनों पे जो थ्योरेटिकल रेट आई और जो एक्सपेरिमेंटल रेट आई वो सारी मैच कर गई। तो आपके पास यहाँ से बनता है कि आपका रेट लॉ क्या था भाई? तो रेट लॉ क्या था? रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of is directly proportional to multiplication, ये तो भूल ही गया था बेटा, सॉरी, multiplication of concentration of reactants each raised to power क्या? yes, each raised to power some experimentally derived coefficient, some experimentally derived coefficients। और ये जो एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड कोफिशिएंट थे, इन्हीं ने अब आपकी रेट को डिफाइन किया। तब आप रेट लॉ को ऐसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी के लिए हटाए तो फिर से रेट कांस्टेंट आ गया कि इनटू ए रेज़ टू पावर अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बी रेज़ टू पावर बीटा, सॉरी, ए रेज़ टू पावर अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बी रेज़ टू पावर बीटा। क्लियर जी। और एक और नई चीज़ यहाँ से आई बेटा, एक और नई चीज़ क्या? आपके पास ये जो एक्सपेरिमेंटली डिफाइंड कोफिशिएंट थे, इन्होंने आपकी रिएक्शन को एक नया टर्म दिया, दैट इज ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन? इट इज द मैथमेटिकल सम ऑफ एक्सपेरिमेंटल कोफिशिएंट या एक्सपेरिमेंटल एक्सपोनेंट्स। ये एक्सपेरिमेंट से तो आई है पावर्स, दैट इज द सम ऑफ पावर्स प्रेजेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। इसको पूरे को क्या नाम दे दिया आपने? अब रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो भी पावर्स आई उनका सम इज द ऑर्डर ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ एक्सपोनेंट प्रेजेंट इन द रेट लॉ। खत्म। यहां से सिर्फ बड़ी इजी क्वेश्चन देते हैं, कई साल दे चुके भाई। जैसे किसी भी रिएक्शन में आपको दे दिया रेट इज इक्वल टू के इंटू H2 रेज़ टू पावर 3 इंटू में O2 रेज़ टू पावर 1/2। कोई एक रिएक्शन है उसमें ये रेट वाला एक्सप्रेशन है, कहेगा बताओ इसका ऑर्डर क्या है? तो कुछ भी नहीं है भाई, इसकी रेज़ टू पावर 3, इसकी रेज़ टू पावर 1/2। और अभी हमने पढ़ा है जो सम ऑफ पावर्स है रेट लॉ के अंदर, क्या? 3 and 1.5। तो क्या बन जाएगा आपके पास? 3.5 दैट इज 7/2 इज द ऑर्डर ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। खत्म। तो भाई जो भी पावर्स हैं, पावर्स का समी क्या होता है आपके पास? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। खत्म। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं और इस तरीके से आपके पास रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन डिफाइन किया गया था। होपफुली समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दैट्स इट।